ठीक है, एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दो आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या बात है। तो नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, लैब का सेटअप हो चुका है। और मैंने कहा था कि हम लोग जहां मैं जॉब करता हूं वहां लैब का सेटअप करवाना है, तो लैब का सेटअप हो चुका है। अब ये समझो कि मैराथन मिलकर जो है आपकी बायोलॉजी वाली जो क्लास है वो हमारी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और फटाफट जल्दी से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दे, ठीक है। बच्चों आप सबको पता है कि आज हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज भी मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवीजन में 40 क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्व करने वाला हूं। आज हमारा 12वां दिन है। आपको बोला था हम लोग 25 दिन तक ये काम करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करें, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए, स्टार्ट करें। और ये यूट्यूब की इतिहास की सबसे तगड़ी सीरीज होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि इसमें मैं एकदम साइंस चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। और इसके बाद हम लोग मिक्स भी करेंगे, है ना। टॉप 10 क्लासेस मैं आपका रिप्लाई थोड़ी देर में करता हूं, है ना। चलो फिर कुछ और बातें हम लोग जब तक कर लेते हैं। बाकी आप सबको पता है कि जितने भी लोग एकदम डिटेल में साइंस पढ़ना चाह रहे हैं वो सारे बच्चे माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और ये जो नंबर आपके सामने दिया गया है इस नंबर पर फोन करके साइंस के बैच को मेरे ले सकते हैं, है ना। और लेके पढ़ लीजिए। मैं इसलिए बार बार ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि साइंस ना अब आपको 2-3 सालों तक पढ़ना ही पढ़ना है भाई। 2-3 सालों तक वैकेंसी आएगी, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लो। और जितनी बार मतलब कहने के लिए बार बार साइंस पढ़ोगे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक बार बैच लेके अच्छे से पढ़ाई कर लो, बार बार आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो इसके अलावा हमारा किताबें भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बेसिक साइंस की बुक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बेसिक साइंस की बुक को ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ALP CBT 1 प्लस CBT 2 का बैच है। और चलिए फिर बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग और स्टार्टिंग करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से। सब लोग स्टार्ट करो, है ना। हाँ विक्रम राजपूत, मैंने कहा ना कि लैब का सेटअप हो चुका है और कल से ही आपकी मैराथन क्लास मिलेगी और उसके बाद जो है आपका एग्जाम से पहले पहले फिनिश हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे क्या बढ़ा है, 1 या 2 दिन बढ़ा है तो उसको बढ़ना थोड़ी ना बोलते हैं मेरे भाई। अभी क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग ये समझ लो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये हमारे ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। आपको देखिए क्वथनांक के बारे में बोला जा रहा है कि क्वथनांक आणविक द्रव्यमान पे कैसे निर्भर करता है। मैं इसलिए बार बार लेवल आपको दिखा देता हूं कि लेवल बढ़ चुका है। आप लोग जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो लेवल कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुका है। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज का सवाल है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो मैं आप नहीं लाइव नहीं हो रहा, रिकॉर्डेड ही हो रहा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। चलो तो पहले क्वेश्चन से मिलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पढ़िए समझिए और जल्दी से मुझे उत्तर देते रहिए। पहले वाले सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना जा रहा है। बेंजीन संरचना में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? बेंजीन संरचना में आपको बताना है कितने डबल बॉन्ड होते हैं। बच्चों जब भी कभी हम लोग बेंजीन की बात करते हैं तो याद रखना बेंजीन में इस तरीके से एक बेंजीन रिंग होती है और इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। एक यहां होता है तो एक छोड़ के यहां होता है, फिर एक छोड़ के यहां होता है। ये जो तुम्हारी रिंग बनाई सर इसे बोलते हैं बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग में ध्यान रखना डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 3। आप देखिए ना इसमें कितने डबल बॉन्ड है सर, इसमें 3 डबल बॉन्ड है। बच्चों इसमें ध्यान रखना C6H6 ये हमारे बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अगला दूसरा ट्राई कीजिए, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी कर दो फटाफट। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दो। वेरी गुड जितेंद्र रोहित, क्या बात है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कुल कोषों की संख्या कितनी है? बच्चों जब आप लोग कार्बन का परमाणु क्रमांक देखते हो तो 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो 2,4। 2,4 का मतलब इसमें K कोष होगा और KL 2 कोष है, K और L। तो आप बताओ कार्बन का जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो इसमें सेल्स यानी कोष की संख्या कितनी है? 2 है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्या बात है, ये लीजिए। हाँ भाई इस तरह का ये सवाल ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछा गया है। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, आप सब लोगों ने उसको काफी प्यार दिया।
कहा जा रहा है कि कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयवी नहीं है ना, हेक्सेन का समावयवी नहीं है बच्चों, समावयवी वो भी हेक्सेन। तो देखिए हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14 है ना, जो कि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और बच्चों अगर समावयवी होना है तो अणु सूत्र समान होना चाहिए, मतलब हेक्सेन का वही समावयवी होगा जिसमें कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या बराबर होगी। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? चलो भाई अब समझते, जैसे कि लिखा है 2 मिथाइल पेंटेन। मिथाइल का मतलब होता है CH3, मतलब इसमें एक कार्बन है, और पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, तो 8 और 5 6, ये संभावित समावयवी हो सकता है। 8 + 5 6, वहां 6 कार्बन। इथाइल पेंटेन बच्चों, इथाइल का मतलब होता है 2 कार्बन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 2 और 5 7 कार्बन, ये संभावित समावयवी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मजा आ रहा है वाला सवाल? लोग ऐसे सवालों को देख के ना पसीना छोड़ देते। मिथाइल पेंटेन, मिथाइल का मतलब 1 कार्बन और पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, ये भी संभावित समावयवी हो सकता है। डाइमिथाइल ब्यूटेन, डाइमिथाइल, ये देखो डाइमिथाइल, डाइमिथाइल का मतलब 2 बार मिथाइल 1 + 1, और ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। आप देखिए यहां पर भी 6 कार्बन हो गए, ये भी संभावित समावयवी हो सकता है। समझे नहीं समझे? तो 101% ऑप्शन नंबर बी कभी भी संभावित समावयवी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी संभावित समावयवी नहीं हो सकता। अच्छा मैं एक सवाल अपने मन से बना के आपसे पूछ लूं, है मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मैंने आपके सामने हेप्टेन लिखा, क्या लिखा? हेप्टेन, तो आपको बताना है कि हेप्टेन में से मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। अब 4 ऑप्शन में आप लोग बस मुझे ये बता देना कि कौन सा संभावित समावयवी है और कौन सा नहीं है, बताओगे? चलो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 2 इथाइल ब्यूटेन, मैंने पहला ऑप्शन दिया 2 इथाइल ब्यूटेन, है ना। अगला ऑप्शन सुनिए, मैंने अगला ऑप्शन दिया 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। बहुत मजेदार सवाल है और उससे भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपको वाले सवाल में। भाई साहब मजा ना आ जाए तो नाम बदलिएगा। अगला आंसर 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, एक फोन आ रहा है, चलो कोई नहीं बाद उठा लूंगा। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके अगला ऑप्शन सुनिए 2 इथाइल, अरे 2 इथाइल या 3 इथाइल लिख लो, क्या लिख लो? 3 इथाइल लिख लो। तो 3 इथाइल और आगे मैंने आपको लिखा 3 इथाइल लिखा, और 3 इथाइल के बाद हमने यहां पर लिखा पेंटेन। तुम्हें बताना है कि इन चारों में से कौन संभावित समावयवी हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। चलो बताइए कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, कमेंट करके बताइए। और सबका सही होना चाहिए, ध्यान रखना किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मजा आ जाए तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना ये सवाल में। चलो तो बच्चों इथाइल ब्यूटेन, इथाइल मतलब 2 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, सर यह 6 कार्बन, ये संभावित समावयवी नहीं हो सकता। मिथाइल पेंटेन और वो भी 2 मिथाइल पेंटेन, मिथाइल मतलब 1 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ये 6 हो गया, ये भी संभावित समावयवी नहीं हो सकता। अच्छा आइए डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, डाइमिथाइल का मतलब हो गया 8 मिथाइल प्लस 8 मिथाइल, दो कार्बन हो गए। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होता है बच्चों, यहां पर भी 6 कार्बन हो गया, ये भी संभावित समय नहीं है क्योंकि हेप्टेन लिखा है। और मेरे भाई हेप्टेन का मतलब होता है कितने कार्बन होने? हेप्टेन का मतलब, सर हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन होने चाहिए। अब मेरी बात बहुत एकदम नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट समझो। 3 इथाइल पेंटेन बच्चों, इथाइल मतलब 2 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 2 और 5 7 कार्बन, ये संभावित समावयवी है। तो ये समावयवी हेप्टेन का हो सकता है, बाकी और कोई नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े ना। तो आप लोग जल्दी से एक बार मेरे लिए थम्स अप करके बता दीजिए यस सर। अब कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो समावयवी से पूछा जाएगा इस टाइप का और मुझसे नहीं बनेगा। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया।
सबको। और एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए अगर मजेदार कॉन्सेप्ट लगा हो तो। चलो, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन 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 हाइड्रोजन के बीच बंध बताना है और टोटल बंध बताना है। याद कर लो, साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12, साइक्लोपेंटेन C5H10, इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन C4H8। मैं आपको बता दूं, साइक्लोहेक्सेन C6H12, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, एक हेक्सेन रिंग बनाइए और उसमें कितने कार्बन लगाइए, उसमें 6 कार्बन लगाइए ऐसे, और बाकी दो वैलेंसी को हमें हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कराना है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना सर, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी को ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है सर, यही तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन कहलाता है, इसी को साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। आप बताओ साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन कार्बन के बीच बंध है, तो कार्बन कार्बन के बीच देखो बंध है 6, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है 12, अगर टोटल मुझसे पूछोगे तो टोटल हो जाएंगे 18। ठीक है, चलो बताओ, तो आंसर इसके साथ जाएगा 6, 12 और 18 के साथ। अवसर समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए, ये लीजिए अगला सवाल, बताइए 5वां नंबर। क्या बात है, पढ़िए जल्दी से और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है, बताओ। बच्चों सवाल लिखा है, इनमें से किस समूह के योगिक समजाति श्रेणी से संबंधित है। सवाल लिखा है कि इनमें से किस समूह के योगिक समजाति श्रेणी से संबंधित है। अच्छा सवाल है, बिल्कुल अच्छा सवाल है। समजाति का मतलब एक जैसे होने चाहिए, फॉर्मूला एक जैसा लगना चाहिए। अब याद है तो 4 दूनी 8 है सर, 5 दूनी 10 होना चाहिए, इसका मतलब ये समजाति श्रेणी होमोलोगस सीरीज नहीं है। 3 का 8 यानी डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक, सर ये होमोलोगस सीरीज है। यहां डबल से 2 टर्म, यहां डबल से 2 अधिक, ये नहीं है। डबल से 2 टर्म, ये डबल हो गया, ये भी नहीं है। बच्चों होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है एक जैसा फॉर्मूला रखना चाहिए। अगर आप गौर से देखिए बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाइड किया जा रहा है जी नहीं। चलो आगे बढ़े, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट ये लीजिए 6वां नंबर, ये अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, वेरी गुड। जय गोपाल, सुमन, एस्प्रेंट, शैलेश, रतन टाटा, है ना, क्या बात है। एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो भाई जल्दी से, थोड़ी संख्या और बढ़े, फटाफट एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। कीटोन के पहले और दूसरे सदस्य का नाम बताइए। बहुत सारे लोग इसको गलत समझते, सोचते हैं कि कीटोन का पहला सदस्य मेथेनोन हो जाएगा, एथेनोन हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कीटोन की शुरुआत ही CH3COCH3 से होती है। ये कीटोन की शुरुआत है, ध्यान रखना, ये कीटोन की शुरुआत है मेरे दोस्त। देखो कुछ लोग बी आंसर दे भी रहे। अब बताइए मैं आपका क्या करूं, अचार डाल दूं? मेरे भाई कीटोन की शुरुआत ही CH3COCH3 से होती है, यानी कीटोन का जो पहला समूह है वो 3 कार्बन वाला मिलता है, और 3 कार्बन वाला बताइए क्या कहलाता है, प्रोपेनोन। क्या कहलाएगा, प्रोपेनोन। ये कीटोन का पहला सदस्य है। अगला सदस्य आपको चाहिए तो 1 कार्बन और बढ़ा दीजिए, ब्यूटेनोन। तो ध्यान रखना, कीटोन समूह के पहले और दूसरे सदस्य प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन होते हैं, धोटे से मेथेनोन और एथेनोन मत बताइएगा, ठीक है। हाँ 42% से कोई मतलब नहीं मेरे भाई, आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। चलो अरे ये लीजिए, बताइए इसका आंसर। इसी तरीके से बच्चों जब एल्काइन की शुरुआत होती है तो एल्काइन की शुरुआत ध्यान रखना मेथाइन से नहीं होती। एल्काइन की शुरुआत मेथाइन से नहीं होती, एल्काइन की शुरुआत एथाइन से होती है, एथाइन। ओके, एल्काइन कभी भी 1 कार्बन वाला होता ही नहीं है। एल्काइन हमेशा ध्यान रखना 2 कार्बन से शुरुआत होती है, जिसको आप एथाइन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आता है चलो, कार्बन के कारण, कार्बन के किस गुण के कारण योगिक बनने में सक्षम है, स्थायी योगिक बनने में सक्षम है? सुनो ध्यान से बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने कोई कंपाउंड बनाया, आप मुझे बताओ अगर यहां पर मुझे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बिठाने हैं तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कई सारी जगह पे बिठा सकता हूं,
अब मेरी बात समझो, जैसे कि एक ट्रेन में 4 लोडों की सीट है, तो 4 लोडों की सीट में 4 लोग बैठे हैं, 5वां लोड नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे आ जाए तो वो तो बैठ सकते हैं। सेम उसी तरह से कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये अन्य यूनिट के साथ, ध्यान रखिएगा, साझा करके, अन्य यूनिट के साथ साझा करके स्थायी कंपाउंड बना लेता है। तो कार्बन अपने छोटे साइज की वजह से अन्य यूनिट के साथ साझा करके स्थायी कंपाउंड बना लेता है। ऑप्शन नंबर हमारा टेस्ट के साथ जाएगा, ए वाला आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट। चलो 8वां पढ़िए, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए, सवाल का सही उत्तर टेस्ट के साथ जाने वाला है ना। डी आंसर दे रहे थे आप सब लोग बच्चों। डी आंसर तो और भी बहुत सारे कंपाउंडों के साथ होता है। कार्बन के साथ मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन बनाता है, लेकिन ये स्थायी कंपाउंड थोड़ी ना बनाते हैं। चलो नेक्स्ट आइए। विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह जलीय विलयन या विद्युत अपघटन लेता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परपथ में एक बल्ब जोड़ता है। तो बताइए किस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। आपको वो स्थिति बतानी है जिसमें बल्ब नहीं जलेगा। बच्चों बल्ब नहीं जलने का मतलब यह है कि धारा नहीं बहेगी। और धारा किसमें नहीं बहेगी? तो धारा उसमें नहीं बहती है जो धनायन और ऋणायन नहीं बनाएंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड के अंदर धनायन ऋणायन है, कॉपर सल्फेट के अंदर भी है, क्योंकि एक्वस लिखा है। एक्वस का मतलब होता है कि ये अपने धनायन और ऋणायन में टूट रहे हैं, तो इनमें भी धनायन ऋणायन है, तो इन सभी में धनायन ऋणायन है। इसका मतलब इसमें धारा का मान 0 नहीं होगा, धारा बहेगी। बट ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या है तो कह देना ऑक्टेन तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी मुझे आपको फॉर्मूला बताना है। तो ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें धनायन और ऋणायन नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से इसमें धारा का मान 0, और धारा का मान 0 तो बल्ब नहीं जलेगा। तो किस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा तो कह देना अगर ऑक्टेन है तो ध्यान रखना बल्ब नहीं जलेगा, ऑक्टेन में कभी बल्ब नहीं जलेगा, है ना। वेरी गुड प्रभात सेन। बच्चों ऑक्टेन ध्यान रखना किसमें पाया जाता है तो मेरे लाल ये पाया जाता है पेट्रोल में, और ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। ये आपका ऑक्टेन का फॉर्मूला। इसी बात पे सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सीटेन का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों सीटेन पाया जाता है तुम्हारा डीजल में, और सीटेन का फॉर्मूला होता है C16H34। C16H34 ये हमारे सीटेन का फॉर्मूला होता है। चलो नेक्स्ट है ना। दिव्या डेंडवार आप जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में कौन सा हेक्सेन की समजाति श्रेणी का अगला सदस्य है? काफी आसान सवाल है, लेकिन वर्ड हमेशा इंग्लिश में देखा कीजिए। जब भी कभी हेक्सेन, एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन आए तो हमेशा इंग्लिश वाला वर्ड प्रेफर किया करिए, हिंदी वाला नहीं, क्योंकि इंग्लिश इस चीज सही होती है। अब जैसे इन्होंने क्या कह दिया हेक्सेन, तो साफ साफ क्लियर हो गया कि ये हमारा एक तरह का एल्केन है, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब हेक्सेन का अगला सदस्य पूछा जा रहा है, तो हमें बताना है हेप्टेन। अब धोखे से कोई बच्चा अगर लास्ट वाला आंसर हेप्टीन लगा दे उसे ना देखते हुए तो गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका हेप्टेन वाला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए आंसर एकदम से। नेक्स्ट ये लीजिए, बताइए इसका आंसर दीजिए। 10वां नंबर। क्या बात है, हम लोग 25% सवालों तक पहुंच चुके हैं। एक बार थोड़ा सेशन को सब लोग शेयर भी कर दो फटाफट। क्या बात है, जल्दी से पहले एक बार सब लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि संख्या थोड़ी और बढ़ सके, और सब लोग मिलकर पहले सेशन को लाइक भी कर दीजिए। बच्चों 2 स्टेटमेंट लिखे हैं और बताना है कौन सा सही है। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते। एकदम सही है। कार्बन क्या करता है, अपने जैसे कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। हाँ, श्रृंखलन का गुण सिर्फ कार्बन के पास होता है, सिलिकॉन के पास नहीं, जबकि दोनों एक ही ग्रुप में होते। तो ये दोनों बातें हमारी सही हैं, ये दोनों बातें हमारी सही है। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा सर? आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर दोनों स्टेटमेंट हमारे 101% सही है। नेक्स्ट अगला ये लो भैया, कुछ एनसीईआरटी का डेटा है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना।
एनसीईआरटी का डेटा है, आप उसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलो सुनो, क्या बोला जा रहा है कि किन में से किसका क्वथनांक अधिकतम है। एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल का ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो -113 होता है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना कितना होता है, वो 78 होता है, ये याद करना है आपको, है ना। एसिटिक एसिड, बच्चों एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट ध्यान रखना 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मेरी बात सुन रहा है ना। क्लोरोफॉर्म CaCl3, मेरे भाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना -63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब माइनस नहीं, माफ करना, प्लस, बॉइलिंग पॉइंट प्लस में होता है इसका, ओके। और आप मीथेन को मत याद करो, मीथेन तो गैस है, और गैसों के जो क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो सवाल लिखा है किसका अधिकतम है। तो बच्चों अगर इन तीनों में अधिकतम देखिए तो एसिटिक एसिड आ रहा है। क्या आ रहा है, एसिटिक एसिड आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा टॉन वाला जाएगा सी। मीथेन की चर्चा ही मत कीजिए, क्योंकि मीथेन एक तरह की गैस है, और गैसों के क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होते हैं, है ना। एसिटिक एसिड इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है 12वां, ट्राई कीजिए। कितना आसान सवाल है। C6H10 योडिक का अगला समजाति श्रेणी का सदस्य कौन होगा, अगला सदस्य पूछ रहा है। अच्छा, कई बार ये लोग अगला सदस्य ना पूछ के अगला दूसरा, अगला चौथा, अगला पांचवा भी पूछ सकते हैं, ये भी होता है, कई बार होता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ अगला पूछा है। तो पहले आप फॉर्मूला समझो कि हो क्या रहा है। जैसे कि आप C6H10 में देखो तो डबल से 2 टर्म है, डबल से 2 टर्म है, तो अगला जो होना चाहिए वो भी डबल से 2 टर्म होना चाहिए। तो डबल से 2 टर्म इसमें नहीं है, डबल से 2 टर्म इसमें है, ये तो डबल है, ये भी गलत। डबल से 4 टर्म है, गलत। डबल से 2 टर्म होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी, डबल से 2 टर्म, है ना, डबल से 2 टर्म। नेक्स्ट है, ये लीजिए। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, वाह भाई वाह, यही वाले दिमाग की मुझे उम्मीद थी, कौन है, धीरे से आंसर निकल दिया। एक बच्चे ने पता क्या आंसर दिया, उसने ये देखा कि C6H10 लिखा हुआ है, तो उसने अपना रीजनिंग वाला दिमाग लगाया, उसने कहा कि कार्बन की संख्या 7 और हाइड्रोजन अभी भी 10। ये कौन सा दिमाग लगा के कौन है, धीरे से आंसर देके निकल गया, है ना भैया। ये केमिस्ट्री चल रही है, कोई रीजनिंग नहीं चल रही, ये एक तरह का एल्काइन है, देख लो चाहे। नेक्स्ट आइए, चलो बताओ। ये तो आप लोग को बता रहा है भाई, मतलब इसमें किसी तरह का कोई धोखा नहीं होना चाहिए, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है। एक बार सब लोग जल्दी से मिलकर सेशन को शेयर कर दें, फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर कर दें, ताकि संख्या जो है वो 300 प्लस हो जाए। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दें। एक समाविष्ट युग्म है। सर क्या समाविष्ट युग्म बना सकते हैं? हाँ देखो, मुझे कमेंट देखना है कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। स्टार, क्या बात है, बी 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 बी, सबने बी आंसर दिया है। चलो देखते बच्चों, एक बात बताओ, प्रोपेन और ब्यूटेन ये कभी नहीं बन सकते समावी। ब्यूटेन में 4 कार्बन और प्रोपेन में 3 और मिथाइल 8, 3 + 1 4 कार्बन, ये पॉसिबल है। ब्यूटेन में देखो 4 कार्बन, इथाइल मतलब 2 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4, यानी यहां 6 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। प्रोपेन में 3 कार्बन और यहां प्रोपेन है, यहां मिथाइल भी है, तो यहां 3 + 1 4 कार्बन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कितना मतलब एकदम नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट था, मजा आ गया होगा भाई। अब बताइए क्या ऐसे सवाल कभी आएंगे तो तुम क्या छोड़ोगे हैं? लपेट जाना भैया ऐसे सवालों को, पूरी दुनिया सोचती रह जाएगी। और जिन्होंने आज वाली क्लास में इसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो वो करके आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ही है सवाल। देखिए, किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे? सर अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। समजातीय श्रेणी, कोई भी समजातीय श्रेणी ले लो, जैसे कि मैंने मिथाइल एल्कोहल CH3OH लिया, इसका अगला सदस्य देखो C2H5OH होगा। जरा देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना अंतर है।
तो जब आप इसमें अंतर देखोगे तो 1 कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। अरे देख लो, चाहे चेक कर लो, आप कोई भी लीजिए, आप एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो, कोई भी ले लो, XYZ, तो 1 कार्बन के साथ देखो लिखा है ना, 1 कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे? सब 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे। 1 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़े होंगे। नेक्स्ट आइए 15वां। क्या बात है, मजा आ रही है? एक बार थोड़ा सब लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दो, यस सर बहुत मजा आ रही है। और मैं भी चाहता हूं कि आप सब लोगों को मजा आते रहना चाहिए, है नहीं? क्या बात है। लिखा है कार्बन विद्युत के कुचालक क्यों होते? कार्बनिक यौगिक कुचालक क्यों होते? अब कोई भी कार्बनिक ले लो, जैसे कि आपको मैं बता दूं थर्माटोल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कार्बनिक यौगिक धनायन और ऋणायन नहीं बनाते, इसलिए वो विद्युत के कुचालक होते। ठोस से कोई मतलब नहीं है, वे प्रकृति में आयनिक होते, गलत, वो आयंस नहीं बनाते, ये सही है। कार्बनिक यौगिक में अगर धनायन और ऋणायन बनने लगेंगे ना, तो वो भी हमारे कह सकते हो सुचालक बन जाएंगे, कंडक्टर बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्या बात है। अगले वाले सवाल को पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। फटाफट जल्दी पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना। बताओ सर। 16वें नंबर में बोला जा रहा है कि आप जो है ना इसको मिलाइए। बताओ क्या बोला जा रहा है? सर एक तो C6H6 ये हमारा बेंजीन हो रहा, तो ये पहले का बी आंसर होगा। अब पहले का पहले ढूंढ लीजिए बी, मतलब इतना आसान सवाल भी नहीं होना चाहिए। पहले का बी मिल चुका है और बाकी सारे आंसर आप मिला लीजिए। ये हमारा एथिलीन है, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, ये हमारा क्या है? एथेन है। मतलब इसमें सारे मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं, और विश्वास मानो पेपर को पूरा सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये देख लिया करिए कि जिस क्वेश्चन में जितना समय देना है उतना ही समय दीजिए। अगर एक सवाल हमारे 8 लाइन सोचने से सॉल्व हो जा रहा है तो क्यों हम 10 लाइन सोचे? ठीक है। प्रोपेनॉन में कार्बन और क्रियात्मक समूह होते हैं बच्चों, यहां प्रोपेनॉन है, साफ साफ लिखा है नॉन, नॉन मतलब कीटोन तो कीटोन हो गया, प्रोपेनॉन हो गया। प्रोपेनॉन का मतलब हो गया कि इसमें 3 कार्बन होंगे, CH3 CO CH3, ये हमारा प्रोपेनॉन है ना? अरे बोलो तो आप बताओ जरा इसमें कितने कार्बन है? ये तो 3 कार्बन है और कीटोन समूह है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर जाएगा। चेक कर लीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 29 है क्या? हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य, चलो ये लगाइए, हाइड्रोकार्बन में एल्काइन समूह का पहला सदस्य, इसका आंसर बताइए। आप अभी तक यही हैं? क्यों? आपके घर में बेटे का बर्थडे है ना आज? आपको कैसे मालूम? डर जाइए, मुझे लगा आप भूल रहे। चलो तो यह वाला क्वेश्चन जो है सही करिएगा भैया। एल्काइन है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अब कुछ लोग कहेंगे n बराबर 1 रखिए। बच्चों जैसे n बराबर 1 रखेंगे ना तो यहां हाइड्रोजन आ जाएंगे 0, और कभी भी हाइड्रोजन 0 है, सिंगल कार्बन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो ये सोचना ही गलत हो जाएगा, ये हमारा सोचना ही गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2 कार्बन से होती है, जब 2 कार्बन रखेंगे तो C2H2 बन जाएगा, जिसकी वजह से इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा होगा। हम मेरी बात समझ पाए ना? तो ध्यान रखना एल्काइन का पहला सदस्य एथाइन से शुरुआत होती है, मेथाइन से नहीं होती। नेक्स्ट आइए, ये लो 19 बार ट्राई किए, समझे नहीं समझे बात को? नेक्स्ट आइए बताओ। नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का पहचान कीजिए। आपको ये 2 स्टेटमेंट दिए रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट को बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में
क्या हमारा सही है, क्या हमारा गलत है। ठीक है, जैसे पहला लिखा है अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होती, मतलब इतनी गलत बात इन्होंने बोल दी पहली लाइन में कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते, गलत है। कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रबल नहीं होता, ये एकदम सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सहसंयोजक बंध होते हैं और सहसंयोजक बंध मजबूत नहीं होते। ठीक है, तो वही लिखा है प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। चलो, तो आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, कथन सेकंड हमारा सही है, पहला असत्य है। ठीक है, राजेंद्र कुछ कह रहा है बार बार, रुको राजेंद्र मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ लूं, एक बार और आने दो। हाँ दूसरा सही है, इसको ट्राई करके देखिए, ये हमारा कंबशन का क्वेश्चन है ना, ट्राई कीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई जल्दी से, फटाफट एक बार शेयर कर दो। एक मीथेन अणु के दहन से कितने कार्बन डाइऑक्साइड और कितने जल के अणु बने थे, मतलब आपको एक मीथेन का दहन कराना है तो आप एक मीथेन पट लो और इसकी रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ करा दो। बच्चों जब कंबशन होगा ना तो CO2 बनेगा और CO2 के साथ बताइए क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस कीजिए, उधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, ठीक है सर, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 2 2 4, तो यहां नहीं यहां 2O2 करना पड़ेगा। अब देखो रिएक्शन एकदम बैलेंस है, बैलेंस है। तो सवाल यह था कि एक मीथेन के दहन करने से कितने कार्बन डाइऑक्साइड और कितने जल के अणु बनेंगे, तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 2 जल के अणु बन रहे हैं, है ना, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है अगला, बताओ क्या बात है। साइक्लोपेंटेन में सिंगल बॉन्डों की संख्या बताइए। साइक्लोपेंटेन में आपको बताना है सर ऐड आ रहा है भैया, ऐड मैं नहीं लगाता हूं यार, सब यूट्यूब लगाता है भैया, आप ये समझ लो, है ना। चलो, साइक्लोपेंटेन में सिंगल बॉन्डों की संख्या बतानी है बच्चों। साइक्लोपेंटेन यानी C5H10, ये हमारा साइक्लोपेंटेन। अगर मैं इसका फॉर्मूला बना के देखूं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहना एक पेंटेन रिंग बना दीजिए। ये हमारी कौन सी रिंग बन रही सर, ये हमारी पेंटेन रिंग बन रही है ऐसे। लेकिन साइक्लोपेंटेन में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सब जगह 2 हाइड्रोजन लगेंगे, सब जगह 2 हाइड्रोजन लगेंगे। जरा काउंट कीजिए टोटल कितने बॉन्ड है, तो अंदर हमारे 5 हो गए और बाहर 2 2 2 2 2 10। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में 5 बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 10, और टोटल की बात करेंगे 15। छोटी सवाल में टोटल सिंगल बॉन्ड पूछे जा रहे थे जो कि 15 है, कितने हैं 15 है। नेक्स्ट आइए, आंसर दो। पिछले 2-3 क्लास का सोल्यूशन PDF नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एक बार पूछ लूंगा, नहीं होगा तो ग्रुप में डलवा दूंगा आज ही, है ना, ठीक है। ब्यूटेन और पेंटेन की समावेशी संख्या बताइए। ये तो मैंने कई बार बताया और आपको इसके नाम भी याद होने चाहिए। ब्यूटेन मतलब C4H10 और पेंटेन मतलब C5H12। ध्यान रखना ब्यूटेन के कितने समावेशी बनते हैं, तो ब्यूटेन के 2 समावेशी बनते हैं, सिर्फ 2। कौन कौन से, एक होता है तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन, और ध्यान रखना दूसरा नाम क्या होता है सर, दूसरा नाम होता है आइसोब्यूटेन। नाम याद कर लो, स्ट्रक्चर भी मैंने 1-2 बार बताई है आपको। लेकिन अगर पेंटेन की बात करते हैं तो ध्यान रखना पेंटेन के कितने समावेशी होते हैं, 3। पहला समावेशी का नाम होता है नॉर्मल पेंटेन, दूसरे समावेशी का नाम होता है आइसोपेंटेन, और याद रखना तीसरे समावेशी का नाम क्या होता है, तो सर तीसरे समावेशी का नाम होता है नियोपेंटेन। टोटल 10 तक के कम से कम तुम्हें समावेशी याद होने चाहिए। डेटेन तक के समावेशी याद कर लो, है ना। चलो अरे 2 और 3, नेक्स्ट है 23वां नंबर। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, एकदम सही बताया। चलिए ट्राई कीजिए, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है, पढ़िए क्या बात है।
बच्चों अगला वाला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला लिखा है क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन है। यार देखो क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3। अब आप खुद मुझे बताओ, क्या क्लोरोफॉर्म में तुम्हारा 3 कार्बन है? 3 क्लोरीन है। इसका मतलब ये गलत है। मीथेन में, सर मीथेन में क्या है? मीथेन में 4 कार्बन परमाणु है। सर मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो 4 कहां? इसमें तो 1 कार्बन परमाणु है। एथेनॉल में 3 है, गलत। एथेनॉल तो वैसे भी पता है कि 2, एथेनॉल मतलब 2। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु है। बच्चों एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। आप देखो इसमें 2 कार्बन परमाणु है, एक ये। ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी। चलो 24 नंबर। लाहौर पे हमला हो गया, ये कहां हमला हो गया? ठीक है, चलो बताओ। सर लिखा है यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 ब्यूटीन और 3 आइन में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या बतानी है। ये भी एक सवाल आता है। तो ये ना IUPAC नेम है, और बच्चों IUPAC नेम को पहले आपको संरचना में कन्वर्ट करना होगा। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, तो हमने इस तरीके से देखो 4 कार्बन की श्रृंखला बना ली। 1 ब्यूटीन का मतलब इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्कीन, तो यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। 3 आइन का मतलब ये हो गया कि जहां पर हमारा तीसरा नंबर है, भाई ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, तो तीसरे कार्बन में हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये कुछ संरचना बनेगी। बाकी को आपको किससे बैलेंस करना है मैं डाल दूंगा भाई, विटामिन की क्लास भी डाल दूंगा। सर पार्टी कब दे रहा हो चेतन, चलिए। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहां पर कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए 2 हाइड्रोजन लगाने होंगे। यहां कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए 1 हाइड्रोजन, और यहां 3 और 1 4 है, लेकिन वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन। आप चेक लो, ये स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। अब आप ये मुझे बताओ इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब 5 हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, 0 पाई बॉन्ड। 8 डबल बॉन्ड है, 8 डबल बॉन्ड 1 सिग्मा लेके आता है, 1 पाई लेके आता है। और 1 ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा लाता है, 2 पाई लाता है। तो टोटल बताइए कितना हो गया? सर टोटल हमारे 7 सिग्मा 3 पाई हो गया। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं इसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर देख लीजिए। मैं जो थ्योरी वाली क्लास दे रहा हूं ना आप सब लोगों को, तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर जाएगा 7 सिग्मा और 3 पाई के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोस्टो, बहुत बार पूछी रही रिएक्शन है। वेरी गुड, एथेनॉल। हाँ ये रिएक्शन मैं समझा देता हूं आपको, सुनो ध्यान से। जैसे भी मान लीजिए मेरे पास इथाइल एल्कोहल है, या एथेनॉल भी बोलते हैं इसको। बच्चों ये हमारा जो इथाइल एल्कोहल है जिसको आप एथेनॉल बोलते हैं, अगर आपने इसको 443 केल्विन पे गर्म किया, ये टेम्परेचर डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए। कई बार ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में ही पूछा जाता है, तो जब ये सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो इसमें 273 घटा दो। तो जब इसमें से 273 घटाएंगे तो यहां एक 0 बचेगा, और 14 में 7 जाएगा 7, और यहां पर बचेगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या फिर 443 केल्विन बोलो, दोनों टेम्परेचर तुमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हमने इथाइल एल्कोहल को सांद्र माध्यम में, यानी सांद्र माध्यम का मतलब अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम का मतलब हो गया H2SO4 में, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ध्यान रखना हमें एथिलीन गैस मिल जाती है, C2H4 मिल जाता है, और पानी अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी अलग हो जाता है। ठीक है, पता है इस रिएक्शन का एक नाम भी देते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जिस भी रिएक्शन में पानी अलग होता है, क्या पानी अलग होता है, तो बच्चों जिस भी रिएक्शन में पानी बाहर निकलता है, ध्यान रखना उसे हम लोग बोलते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। तो ध्यान रखना, कई बार अगर इस रिएक्शन का नाम भी पूछे तो आपको निर्जलीकरण बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें से कई बार ये तो ये पूछ लेता है कि कौन सा अम्ल यूज करते हैं, टेम्परेचर पूछ लेता है, और ध्यान रखना रिएक्शन का नाम पूछ लेता है।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी में भर भर के ये रिएक्शन दी गई है। डिहाइड्रेशन, बिल्कुल निर्जलीकरण को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, है ना, एकदम सही है। चलो नेक्स्ट है 26 नंबर, ट्राई कीजिए। 26 नंबर बोला जा रहा है सही विकल्प चुनो। बच्चों इन्होंने बोला है कि जो एल्कोहल दिया गया है इसको पूर्ण कीजिए। आप देखो यहां 1 कार्बन का एल्कोहल है, यहां 2 कार्बन का एल्कोहल है और यहां 4 कार्बन का एल्कोहल है, तो बीच में 3 कार्बन का एल्कोहल बचेगा। तो अगर आपने 3 कार्बन का एल्कोहल लिया है तो C3H7OH हो जाएगा। बच्चों डॉट से देखिए तो 4 का 9 है। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला पता नहीं पता? एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और आगे ध्यान रखना OH, ये हमारा एल्कोहल कहलाता है। और एल्कोहल का मेरे दोस्त ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एल्कोहल का। तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए? C3H7OH। क्या बात है, वेरी गुड। आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए, ये लीजिए। हाँ अब भैया यहां पर भी मैं आपको एक दिमाग वाला कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, थोड़ा डिटेल वर्जन में जाऊंगा इसके, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जाना शुरू कर दिया एग्जामिनर ने। बच्चों समझाती श्रेणी के किस यूनिट का क्रोथनांक, क्रोथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बात यहां पर मैं बॉइलिंग पॉइंट की करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं कि किसका ज्यादा है किसका कम है। सुनो ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट किन किन चीजों पे निर्भर करता है, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होंगे, नंबर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर वेट। सर जिसका अणु भार ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ध्यान रखना उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सुनना है ना सब लोग? और सुनो बच्चों, इसके बाद तीसरा नंबर आता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब ब्रांच बना दी गई, ब्रांच। तो ब्रांचिंग ज्यादा कर देने से ध्यान रखना हमारा बॉइलिंग पॉइंट बताइए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये 3 कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। अब मैं आपको इसका पहले एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि आपने ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन आप सबको पता है कि C4H10 होता है। हमने इससे 2 समावयवी बनाए थे। पहले समावयवी का नाम था नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 और ये हमारा CH2 CH3, ये कहलाता तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन। सुन रहे हैं ना मेरे दोस्त सब लोग? इसके बाद मैंने दूसरा नंबर लिया आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर ये होती है CH3 बीच में CH, यहां CH3, ये वाला लास्ट वाला कार्बन उठ के यहां आ जाता है। लेटर देख लीजिए, जो फॉर्मूला पहले C4H10 था वो यहां पर भी C4H10 है, दोनों में फॉर्मूला सेम हो रहा। इस स्ट्रक्चर का नाम है आइसोब्यूटेन, इस स्ट्रक्चर का नाम है आइसोब्यूटेन। सुनना है ना सब लोग? बच्चों आप लोग जरा गौर से देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों में फॉर्मूला हमारा सेम बनेगा C4H10, इसमें भी। तो कार्बन की संख्या और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट बराबर है। तो हम लोग लास्ट वाला टर्म देखेंगे ब्रांचिंग। अब जैसे कि इसमें देखिए, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग का मतलब साइड से कुछ निकला है क्या, बताइए? इसमें नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं है मेरे दोस्त। क्या कह रहे हो सर? बिल्कुल। इसमें क्या है? इसमें सिंगल ब्रांचिंग है। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें सिंगल ब्रांचिंग है। तो आप मुझे ये बता दो जरा, मैंने अभी बताया ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, बोला ना तुम्हें? तो जब इसमें सिंगल ब्रांचिंग हो गई, तो अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट T1 है, आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट T2 है, तो ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, इसमें सिंगल ब्रांचिंग आ गई। इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा T2 ब्रांचिंग हो जाने की वजह से कम होगा और T1 हमारा ज्यादा होगा। अरे बोलो एक बार जल्दी से, पहले सारे बच्चे कमेंट करके बताओ। वो क्वेश्चन को मारिए डोली, वो तो बहुत आसान सवाल है यार। समझाती श्रेणी में किस यूनिट का क्रोथनांक सबसे कम है, जिसमें सबसे कम कार्बन है? और सबसे कम कार्बन किसमें है बताइए? सर सबसे कम कार्बन है हमारे, कह सकते हो ये डबल से 2, ये देखिए इसमें सबसे कम कार्बन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, उसे मार दीजिए डोली।
ठीक है। चलो इसी तरीके से जब आप लोग पेंटेन पढ़ते हो बच्चों, पेंटेन, तो याद रखना पेंटेन के 3 समूह मैंने बताए थे। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12, ये हमारा पेंटेन है। तो पेंटेन के 3 समूह बताए थे। एक हमारा नॉर्मल पेंटेन यानी सीधी संरचना, एक हमारा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का मतलब एक ब्रांचिन, और एक होता है तुम्हारा नियोपेंटेन। और बच्चों नियोपेंटेन में ध्यान रखना 2 ब्रांचिन हो जाती है कुछ इस तरह से, समझे नहीं समझे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट T1 है, आइसोपेंटेन का T2 है और नियोपेंटेन का T3 है, तो बताइए इनमें से क्या ज्यादा क्या कम? अभी भी कहां पर बज रहा है? अच्छा कान में बज रहा है, अच्छा ठीक है, क्या बात है। अरे युवराज सिंह कल से स्टार्ट हो जाएगा भाई बायोलॉजी। तो ब्रांचिन सबसे ज्यादा इसमें देखो, इसमें नो ब्रांचिन, सिंगल ब्रांचिन, डबल ब्रांचिन। डबल ब्रांचिन की वजह से T3 हमारा सबसे कम होगा, उससे ज्यादा T2 होगा और सबसे ज्यादा हमारा T3 होगा, T1 होगा। तो मतलब इस तरह के सवाल ना आपके एग्जाम में आए तो प्लीज जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना, उससे ज्यादा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी अपने सिलेक्शन के लिए, तभी जो है बात बनेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब मैं लबड़ सवड़ वाला काम नहीं करता हूं कि लबड़ सवड़ बताए हो गया सी सी सी, ये क्या है सी, कैसे आया सी, वो मैंने आपको समझाया। सवाल देखिए, फ्रेडरिक विलर ने यूरिया के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया? बच्चों आपको पता है कि सबसे पहला प्रयोगशाला में तैयार किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, NH2CONH2। इसको बनाया गया था अमोनियम साइनेट से, NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया तो ध्यान रखना सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना NH2CONH2। तो अमोनियम साइनेट ये है, गर्म करने से यूरिया बना, और सबसे पहले गर्म किसने किया था? फ्रेडरिक विलर ने। ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम साइनेट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट ये लो। अब देखो ये वाला सवाल कितना प्यारा है। हालांकि ये सवाल तो आपको डेटा जो याद है उससे ही काम चल जाएगा, है ना। ये एनसीईआरटी का सवाल है और आया भी हुआ सवाल है ग्रुप डी परीक्षा में। लिखा है कार्बनिक यूनिट में उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। सर मीथेन लिखा है, एसिटिक एसिड लिखा है, क्लोरोफॉर्म लिखा है और इथाइल एल्कोहल लिखा है। हालांकि मैं तो याद कर ही देता हूं आपको, इथाइल एल्कोहल का याद करो, क्वथनांक मैंने 78 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद कराया है, याद कराया ना। इसके बाद क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो लगभग 65 के आसपास है, 65-63 होता है। और याद करो एसिटिक एसिड का जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया था वो 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मीथेन का नहीं याद करो क्योंकि मीथेन गैस है, उसका सबसे कम ही हो रहा, उसका सबसे कम हो रहा, ठीक है। तो मीथेन तो भैया सबसे कम में आना चाहिए, मीथेन सबसे कम में आना चाहिए, और सबसे ज्यादा में एसिटिक एसिड आना चाहिए। इसीलिए देख लो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही। ठीक है, चलो आगे आगे नेक्स्ट। चलो 30, क्या बात है, हम लोग 30 क्वेश्चन तक पहुंच रहे, वेरी गुड। 75% तक पहुंच रहे, वेरी गुड, क्या बात है। एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो भाई, जिन्होंने अभी तक लाइट नहीं दिया जल्दी से एक बार लाइट भी कर दीजिए। पढ़िए, C3H4 कौन सी समजातीय श्रेणी है? बच्चों अगर C3H4 को देखो तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, डबल से 2 टर्म है। आप चेक करिए, डबल से क्या है, 2 टर्म है, डबल से 2 टर्म। अगर डबल से 2 टर्म है तो 101% ये हमारा एल्काइन होगा। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हमारा होता है डबल से 2 टर्म। लेकिन यह सवाल में लिखा है केवल एल्काइन, केवल एल्कीन। देखो केवल एल्कीन, ये एल्कीन है, माफ करना ये एल्कीन है, केवल एल्केन। हम देखो यहां पर इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक है ना, तो हम हिंदी लेके चल रहा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए, ऑप्शन नंबर क्या लगाइए, ए लगाइए। हाँ इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई है, माफ करना। वैसे जनरली इंग्लिश सही होती है, लेकिन यहां पर इंग्लिश गलत है ना।
मैं जब पीडीएफ दूंगा तो इसको सही चढ़ा दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए ना, ठीक है। चलो, प्रोपेनॉन में कितने डबल बॉन्ड है? देखो अभी इससे पहले सवाल आया था कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है, कुछ याद आया? इसी तरह से प्रोपेनॉन में कितने डबल बॉन्ड होंगे, ब्यूटेनॉन में कितने डबल बॉन्ड है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। प्रोपेनॉन होता है कीटोन का समूह, जिसको आप एसीटोन बोलते हो, CH3COCH3, ये है प्रोपेनॉन। देखे 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनॉन हो गया सब। अच्छा एक बात बताओ, इस संरचना को अगर मैं थोड़ा और ढंग से बनाऊं तो यहां जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो कितने डबल बॉन्ड पाए जाएंगे? 1 डबल बॉन्ड पाया जाएगा सब, कोई 2 तो देने वाला नहीं है। हाँ 8 ही है भैया। चलो 32 नंबर बताइए। सुदामा पीडीएफ इसकी ना 2 तरह की पीडीएफ मिलती है, सोल्यूशन वाली पीडीएफ तो मैं आज ही डलवा दूंगा, और जो वर्ल्ड वाली पीडीएफ होती है जिसका आप रिवीजन करते हो, प्रिंट आउट निकालते हो, वो कल तक पड़ेगी। उस संतृप्त हाइड्रोजन को असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें 8 या 8 से अधिक डबल बॉन्ड है। सर अनसैचुरेटेड की बात हो रही है, तो आप सबको पता है कि अनसैचुरेटेड में यानी असंतृप्त में 2 तरह की चीजें आती हैं। सबसे पहले या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड को ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग उसको बोलते हैं एल्काइन। तो चूंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है 1 से अधिक द्विबंध होने चाहिए, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा एल्कीन जाएगा। एल्कीन इस सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट। हाँ भाई परीक्षा की घड़ी आ गई, जो मैंने पढ़ाया है लगा डालो जरा वाले सवाल में 33 नंबर में। अब फटाफट मुझे बताइए इस 33 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या है। मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा कमेंट भी तुम्हारा पढ़ूंगा, ये देखूंगा कि आप सब लोग क्या कर रहे हो कमेंट में। पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन समजातीय श्रेणी के क्वथनांक से संबंधित है? मतलब क्वथनांक, आणविक द्रव्यमान में कमी होने से क्वथनांक बढ़ता है, गलत। कमी से नहीं, वृद्धि से बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि से क्वथनांक में कमी आती है, फिर उल्टा कर दिया था आपने। क्वथनांक आणविक द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, टोटली गलत। अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया पूरा यार। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने से क्वथनांक बढ़ता है, ये बात एकदम सही है ना। क्या बात है, जियो शेरो है। लोगों के सामने मैं देखता हूं, मैं मतलब क्लास साइंस भी देखता रहता हूं, बहुत सारे लोग अभी नए नए साइंस पढ़ाना शुरू किए है ना। सब लोग रेलवे के बच्चे पूरा यूट्यूब देखते हैं, तो मैं देखता हूं लोग ना ऐसे सवाल लेके आते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, जबकि ये ना दूर दूर तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब क्या करें, मैं लेके आऊं तो मुझे भी यहाँ 1000 बच्चा 1500 बच्चा देखे, लेकिन क्या करें अंदर से दिल नहीं मानता। दिल इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं ऐसा आपको पढ़ाना चाह रहा हूं कि जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। ऐसा ना हो कि पेपर देके आए और आप मुझे गाली दे रहे हो कि सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा। आप स्टाम्प पेपर में लिखवा लीजिए। सवाल देखिए, निम्नलिखित में से 3 कार्बन श्रृंखला का एक कीटोन समूह वाला यौगिक है। सर सबसे पहले तो इन्होंने कीटोन समूह बोल दिया है ना। पीडीएफ के लिए मेरे भाई आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक टेलीग्राम चैनल है माई पाठशाला पीडीएफ, इसी को ज्वाइन कर लीजिए, इसी में मैं मिल जाएगी माई पाठशाला पीडीएफ, माई पाठशाला पीडीएफ। ओके, तो बच्चों सबसे पहले 3 कार्बन है तो लेकिन इन्होंने कीटोन बोल दिया है तो 101% प्रोपेनोन। अब आप जल्दी से इन सबके फॉर्मूले बता डालो मुझे फटाफट, है ना। जैसे प्रोपेनोन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो प्रोपेनोन हो जाएगा CH3COCH3, ये प्रोपेनोन। प्रोपीन यानी 3 कार्बन है, एल्कीन है तो डबल हो जाएगा। प्रोपेनल हो जाएगा CH3CH2CHO, एल्डिहाइड है ना CH3C, समझो। प्रोपेनॉल OL है, OL मतलब एल्कोहल हो है C3H7OH। मतलब ये सब फॉर्मूले भी बनाना तुम्हें आने चाहिए, है ना। ये सब आयुपेशी नेम है लिखे। आयुपेशी नेम पढ़ा ही नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा तो मेरे एक वीडियो पढ़ा 1 घंटे का, पूरा आयुपेशी नेम पढ़ा डाला उसमें।
चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला। कौन से हाइड्रोकार्बन उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाए रहे हैं? इसका आंसर देते रहिए। कौन सा हाइड्रोकार्बन उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाए रहे हैं? मतलब ये तो सबका सही आना चाहिए, कुछ नहीं करना। आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, पता नहीं पता तो भाई। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को सीक्वेंस से बढ़ाइए, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस से। चलो अब ऑक्टेन के बाद तुम एथेन ला रहे हो, गलत है। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, फिर हेप्टेन, फिर मीथेन ले आए, गलत हो रहा सर, पीछे थोड़ी ना जाना। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, यस ये सही है। मीथेन के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद प्रोपेन ला रहे हो सर, गलत है। हमें क्रम से बढ़ना है ना। वाह भाई वाह, ए आंसर दे रहे हो है, उठा के फेंके जाओगे। आंसर इसका कौन सा हो रहा? बी वाला आंसर हो रहा। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। मीथेन के बाद ब्यूटेन फिर प्रोपेन कैसे आ सकता है? नेक्स्ट है अगला। चलो बताओ, जहरीली शराब के नाम से कैसे जाना जाता है? थोड़ा एक बार सेशन तो सब लोग लाइट भी कर दो, ताकि मुझे जब ज्यादा लाइट और ज्यादा बच्चे दिखाई देते हैं तो अंदर से एनर्जी थोड़ी सी और आ जाती है। फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। हाँ एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, आप लोग ये बताओ जरा, लाइट वाले चैप्टर में मिरर और लेंस को लेकर आप लोगों को क्या साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है क्या? मतलब यू का मान, वी का मान, एफ का मान, ये सारे मान कब प्लस लिए जाते हैं, कब माइनस लिए जाते हैं, इनमें प्रॉब्लम होती है क्या? और सबको होती है, आप हाई स्कूल से पढ़ रहे थे, 9th से फर्स्ट ईयर पढ़े, इंटर में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने इस बात को, और ये बात 5 मिनट की वीडियो में कभी क्लियर नहीं हो सकती। लोग 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं साइन कन्वेंशन समझने के लिए, कभी जीवन में नहीं समझ सकते। तो मैंने लगभग 40 या 45 मिनट की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा साइन कन्वेंशन पढ़ाया, और साइन कन्वेंशन को पढ़ाने के साथ साथ 2 से 3 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए। तो आप सब लोग क्या करना, आज रात 9:30 बजे ये वाला वीडियो देख लेना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। लोड बड़े बड़े टीचर भी, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर साइन कन्वेंशन को ढंग से लगा नहीं पाते, और जिसकी वजह से उनके न्यूमेरिकल गलत हो जाते। यकीन ना हो तो ग्रुप डी 2022 का पेपर उठा के देखिए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे ना साइन कन्वेंशन के कि आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं आपको वो पूरा पहले से पढ़ाना चाह रहा हूं। तो आज रात 9:30 बजे वीडियो आएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, माई पाठशाला, और आगे पीडीएफ, है ना। जहरीली शराब किसे बोलते हैं बच्चों? जो जहरीली शराब होती है वो होती है मिथाइल एल्कोहल, CH3OH। इसे ध्यान रखना, हम लोग एक और नाम से जाना जाता है वुड ऑफ स्प्रिट। ये वो एल्कोहल है जो कहीं ना कहीं नुकसान करती है, और मेथेनॉल के नाम से जानी जाएगी इसको, क्योंकि एक कार्बन है ना। मेथेनल नहीं कह सकते, मेथेनॉल। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि मेथेनॉल जहरीली शराब होती है, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि हमारे बॉडी में अंदर जाके करती क्या है? कुछ तो करती हो रही है हमारी बॉडी में अंदर जाके। ऐसा थोड़ी ना है कि अंदर पहुंची और उसने फेफड़े को दिल से लड़ाई करा दी ऐसा नहीं हो रहा, कुछ तो अंदर करती हो रही है जिसकी वजह से हम जहरीली शराब कहते हैं। कई बार वो रिएक्शन भी पूछ लेता है कि मेथेनॉल अंदर जाके क्या करता है ना। बताऊंगा किसी दिन, सवाल देखिए। निम्नलिखित में से उनके क्वथनांक के घटते क्रम में सजाइए। कितना बढ़िया सवाल है। ABCD लिखा है और क्वथनांक के घटते हुए क्रम में सजाना है। सबसे पहले तो आप देखो, यहां एक नॉर्मल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, पेंटेन है, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। सबसे पहले तो आप ये देखो, नॉर्मल ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4, मिथाइल ब्यूटेन, मिथाइल मतलब 1, ब्यूटेन मतलब 4, मिथाइल ब्यूटेन 5 कार्बन। पेंटेन में भी 5 कार्बन होगा मेरे दोस्त, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन में 3 और डाइमिथाइल है 2, इसमें भी 5 कार्बन। तो सर कार्बन की संख्या सबसे कम तो नॉर्मल ब्यूटेन में। अगर नॉर्मल ब्यूटेन में कार्बन सबसे कम है तो नॉर्मल ब्यूटेन का जो क्वथनांक होगा वो सबसे कम होगा। नॉर्मल ब्यूटेन का क्वथनांक सबसे कम होगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? पहले बताओ। अरे
हाँ बिल्कुल शैलेश, एकदम आपने सही कहा, साइटोप्लाज्म में तो जमा देता है, ये बहुत अच्छा आंसर था। सर नॉर्मल पेंटेन, अब देखो नॉर्मल पेंटेन तो सीधा सीधा हो गया, नॉर्मल पेंटेन ये हमारा सीधा सीधा हो गया, ये हमारा सी आंसर है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा ब्यूटेन बना दिया, 2 मिथाइल ब्यूटेन बना दिया, ये हमारा बी आंसर है। और लास्ट वाला देखिए क्या है, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कुछ इस तरह से बनेगा प्रोपेन, ये हमारा कौन सा आंसर है? डी आंसर है। ओके चलो, तो आप बताइए इनमें से किसका ज्यादा होगा? तो ब्रांचिंग करने से ध्यान रखना क्रोथनान घट जाते हैं, तो सबसे इन सभी में सबसे ज्यादा सी का होगा, उससे पीछे बी का होगा और सबसे पीछे डी का, और इन सभी में सबसे पीछे होगा हमारा ए। ये वाला आंसर एकदम सही उत्तर होगा, सी बी डी ए, सी बी डी ए, सी बी डी ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा एक बार सब लोग बस ऐसी मेरी तसल्ली के लिए ये कमेंट करके बता दो, ये वाले सवाल को आपने मेरे से देख के बताया या फिर अपने मन से सॉल्व करके दिखाया, मेरी तसल्ली के लिए बता दीजिए बस। क्या बात है, देखने वाले 300 पहुंच रहे हैं, लेकिन लाइट अभी 300 नहीं पहुंचे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या बोला जा रहा है कि कौन सा प्रबल कीटाणुनाशक है? बच्चों इनमें से केवल और केवल गैमेक्सिन ऐसा है जो हमारा कीटाणुनाशक है। गैमेक्सिन को ध्यान रखना C6, S6, Cl6 के नाम से भी जाना जाता है, C6, S6, Cl6। ध्यान रखना इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन एक ऐसा है जो कीटाणुनाशक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। सोडियम बोरेट थोड़ी ना होता है, सोडियम बोरेट Na2B4O7 कहलाता है, सोडियम बोरेट, ये कीटाणुनाशक नहीं। अच्छा बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड का मतलब होता है कि बेंजीन बनाकर उसके ऊपर COOH लगा दीजिए, ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। समझे नहीं समझे? चलो नेक्स्ट बताइए 39, एसिटाल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र बताइए। 39 नंबर है ना। श्याम मैंने कितनी बार बताया PDF कहां मिलेगी भाई? आप लोगों ने मतलब किसी दूसरे ने मुझ पे छोड़ा है क्या? इतनी बार मैंने बताया माई पाठशाला PDF, माई पाठशाला PDF, माई पाठशाला PDF। क्या कर रहे हो बताइए? अभी PDF का कमेंट आ रहा। सर कोऑर्डिनेट कंपाउंड सिलेबस में है? हाँ बिल्कुल है, केमिकल बॉन्डिंग हमारा अगला लेक्चर होगा, उसमें मैं बताऊंगा उसके बारे में। बच्चों ये एसिटाल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। पहली बात तो ये समझो, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। अब CHO हमारा दो जगह, एक यहां एक यहां, लेकिन इसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन को एसिटाल्डिहाइड नहीं कहते, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं हम लोग जब दो कार्बन होते हैं। आप कहोगे एक कार्बन को क्या कहते हैं? सर एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। समझे नहीं समझे? तो जब आप लोगों को फॉर्मल्डिहाइड पूछा जाता है तो फिर एक कार्बन है, दो कार्बन एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट है ये लीजिए 40 नंबर सवाल बताइए। कहा जा रहा है खाली जगह किसकी गोली का उपयोग कीड़ों को कपड़ों से दूर रखने के लिए करती है ना। कई बार आपने देखा होगा अगर छोटे छोटे कीड़े कपड़े के आसपास आ जाते हैं तो आप इनकी गोलियां रख दीजिए, कपड़े में दूर चले जाएंगे। बच्चों ये गोलियां होती है किसकी? सर ये गोलियां होती है नेफ्थलीन की। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कीटनाशक तो DDT होता है, लेकिन DDT का इस्तेमाल कपड़ों में थोड़ी ना करते हैं मेरे भाई। बच्चों DDT का इस्तेमाल जो है ना ये कीटनाशक के तौर पे करते हैं, और ये प्रयोग करते हैं फसल में। लेकिन अगर छोटे छोटे कीड़ों को कपड़ों से दूर रखना है तो उसके लिए नेफ्थलीन की गोलियां यूज करते हैं। नेफ्थलीन बनता कैसे है? तो कह देना नेफ्थलीन बनता है तुम्हारा कोल तार से। किससे बनता है? कोल तार से। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ अच्छा एक चीज और है, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन इसमें कई बार बेंजीन की रिंग्स पूछ लेता है। सुनो ध्यान से, अगर आपने दो रिंग्स आपस में जोड़ दी है बेंजीन की, कितनी रिंग जोड़ी है? दो। ऐसे ऐसे अगर आपने बेंजीन की दो रिंग जोड़ी है आपस में ऐसे,
तो सर इसे क्या बोलते हैं? सर इसे बोला जाता है नेफ्थलीन। ये हमारा नेफ्थलीन है अगर दो रिंग आपस में जोड़ी जा रही है तो। लेकिन अगर यही तीन रिंग आपस में जोड़ दी जा रही है, अगर यही तीन रिंग आपस में जोड़ दी जा रही है कुछ इस तरीके से, ऐसे हमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, वो हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो ध्यान रखना, जब तीन रिंग आपस में जोड़ी जाती है तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? सर उसको बोलते हैं एंथ्रासीन, है ना। तो अगर बेंजीन रिंग की संख्या भी पूछी जाए तो आप याद कर लो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंजीनियर ट्रिक मैंने कहा कि हमारा वो सेटअप लग चुका है और कल से जो है ना बायोलॉजी खत्म करो अभियान शुरू हो जाएगा। प्रिंट आउट वाला पीडीएफ मेरे भाई श्याम ऑफिशियल मैंने बताया तो, प्रिंट आउट वाला पीडीएफ, सॉल्यूशन वाला पीडीएफ, वो सब आपको माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं रुको यार शेयर करा देता हूं। आंसू, ए आंसू, आंसू, अरे बैटरी नहीं लानी, वो माई पाठशाला पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल शेयर करो बच्चों को तुरंत। मैं बोल दिया हूं, ठीक है, मैंने बोल दिया है। अच्छा कल का टॉपिक बता दे सुदामा कुमार, कल का टॉपिक सब लोग लिख लीजिए। आज हमारा 12वां चैप्टर खत्म हुआ है पूरे साइंस का, कुछ याद है? तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिकल बॉन्डिंग रहेगा। कल मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन लेके आऊंगा, पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल पूछा जाता है। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिकल बॉन्डिंग का रहेगा। प्रिंट आउट वाला पीडीएफ, सारी पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में है ना। तो कल आप लोग रेडी रहिएगा एकदम। और आज रात में मैं फिर से बता दूं 9:30 बजे मैंने एक वीडियो डालूंगा और वो वीडियो होगा आपका साइन कन्वेंशन का, उसको जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी, थोड़ा मन को अच्छा लगता है यार, हैं। बीवी तो भी अगर तुम 10 बार ये नहीं कहोगे ना कि तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है, या खाना बस खा ही लोगे, अच्छा है खराब है नहीं बोलोगे ना, तो अगले दिन तुम्हें चटनी रोटी मिलेगी। तो अगर आपको ये चाहिए कि हमेशा पनीर, छोले, इसके अलावा अच्छे अच्छे पकवान मिलते रहे, तो तारीफ करना सीख लीजिए, बहुत काम आता है। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच।